में जो हिंसक झड़पें हुई या फिर कत्लेआम हुआ, उस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, सवाल है। सवाल यह भी कि क्या पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं पर हो रही हिंसा सरकार की मूक स्वीकृति से हुई है। मुर्शिदाबाद दंगों में घर जलाए गए, महिलाएं असुरक्षित हो गई, फिर वहां पर एनएसए यूएपीए एक्शन क्यों नहीं? क्या अनुच्छेद 14 और 21 सिर्फ कुछ समुदायों के लिए व्यवस्थित किया गया है? मुर्शिदाबाद एक बार फिर से चर्चा में है, जहां जुमे की नमाज के बाद लोग अचानक भागने लगे, पानी तक के लिए मोहताज हो गए। जिसे जो मिला उसी पर सवार होकर शहर छोड़ने लगा, नदी पार करके जहां तहां शरण लेने लगा। चेहरे पर गम और गुस्सा इसलिए नजर आया क्योंकि अब खौफ इतना हो चुका है कि धर्म के नाम पर तनाव, हिंसा और संग्राम की दहशत में डाल देने वाली तस्वीरें आंखों के सामने से निकल नहीं रही। ये मानिए कह रही हैं कि भागो भागो हिंदुओं भागो। पहले भी भागे हो, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर, कैराना, संभल, हर जगह से भाग ही तो रहे हो। और यहाँ मालदा, मुर्शिदाबाद से भी भाग जाओ। और हाँ, सेकुलरिज्म और भाईचारा नहीं छोड़ना है। ये भावात्मक व्यंग है उन सियासी शूरमाओं के लिए भी जिन्होंने तुष्टीकरण की खातिर कभी एक समुदाय विशेष को उकसाया था। तस्वीरें बीते साल 2024 की है। टीएमसी के विधायक मोहम्मद कुमायूं कबीर उकसाते नजर आए कि हिंदू मुर्शिदाबाद में 30% हैं, हम मुसलमान यहाँ 7% हैं और हिंदुओं को 2 घंटे के अंदर गंगा नदी में फेंक देंगे। কত ধানে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তোমরা হাতির পাশ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। हालांकि ये पुराना वाकया है, लेकिन आज कुछ कुछ यही हुआ है। बस मुद्दा वक्फ के नए कानून को लेकर था। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखे गए हैं। गाड़ियां जलाई गईं, दुकानों घरों में तोड़फोड़ की गई, लूट की गई, पीने के पानी में जहर मिला दिया गया, कई मौतें हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में बटालियन तैनात की, कुल 21 कंपनियां तैनात की गई, 1600 जवान तैनात हुए। घटना पर कांग्रेस और सपा की तो ये इनके प्रकारण प्रतिक्रिया ही नहीं आई, लेकिन यूपी के सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जरूर निशाना साधा और दंगाइयों का इलाज भी बताया। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। सीएम योगी का रिएक्शन इसलिए था क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीएम एमके स्टालिन समेत तमाम विपक्षी दलों के चेहरे सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते नहीं नजर आए, दुख जताते भी नहीं नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठने लाजमी है कि क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति या फिर प्राथमिकताओं का हिस्सा है, या फिर अनभिज्ञता का, या फिर खानदानी वोट बैंक का सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि आखिर ये डर वाली सियासत कब तक? सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष दोनों ही हिंदुओं को डराकर अपनी सियासत चमकाने का काम क्यों करते हैं? क्यों कहा जाता है कि हिंदुओं को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो और मुस्लिमों को मजबूत करना है तो टीएमसी को वोट दो? ये तुष्टीकरण का खेल पश्चिम बंगाल में आखिर कब तक? क्या ये वोटों का खेल और दहशत ही है क्या?
जो इस वक्त बंगाल में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में वोट बैंक का जिहाद क्यों उबल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो बंगाल एक बार फिर से जल उठा है, लेकिन वहां पर बंटवारा दिखाई देता है, जहां पर योगी निशाना साध रहे समाजवादी पार्टी और बाकी अन्य दलों पर, कांग्रेस समेत टीएमसी पर। लेकिन बाकी दलों का यह कहना है कि सब कुछ किया धरा बीजेपी का है आने वाले चुनाव के मद्देनजर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जावेद अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है जावेद आपका। डॉक्टर धनुज कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर धनुज आपका। और कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जावेद अंसारी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। योगी ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो, खामोश क्यों है आखिर? अगर वहां पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है, खुलेआम इस तरीके से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो बंगाल पर खामोशी के मायने क्या है? नहीं, कोई खामोशी नहीं है। हमने शुरू से ही ये कहा है कि देश संविधान से चलेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मुद्दा होता है। पूरी तरीके से सरकार विफल हुई है और सरकार ही जिम्मेदार होती है। कोई भी स्टेट में दंगा होता है या कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी अपराध होता है, तो योगी जी से मैं पूछना चाहूंगा, मणिपुर में 300 लोगों की हत्याएं हो गई थी, 50,000 लोग आज भी कैंप में रह रहे। 1.5 साल के बाद इस्तीफा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिया। अब वहां पे राष्ट्रपति शासन है, एक बयान दिखा दीजिए योगी जी का कि उन्होंने मणिपुर पे कुछ बोला हो। हाँ, वहां पे अगर कोई दुर्घटना हुई है, कोई भी दंगा कर रहा है, उसके लिए सख्त से सख्त कानून है। कानून अपना काम करे और सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को, जो भी दंगा कर रहे हैं या किसी की दुकान जला रहे हैं, किसी का घर लूट रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कभी कांग्रेस पार्टी ने दंगाइयों का संरक्षण नहीं किया है। जो गलत कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो जावेद भाई, मतलब आप मानते हैं ना कि देश संविधान से ही चलेगा? बिल्कुल। और उसी संविधान के तहत सदन के अंदर वक्त पर चर्चा हुई और चर्चा लंबी होने के बाद उसे कानून की शक्ल दिया गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, और उसी वक्त को ममता कह रही है कि मैं मानूंगी नहीं और इसे लागू भी नहीं करूंगी। और उसी वक्त कानून के खिलाफ प्रायोजित तरीके से बाकायदा बोलकर लोगों ने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, और फिर जो हुआ वो आप भी सहमत है उससे कि हाँ, वो नहीं होना चाहिए था। मानते हैं कि टीएमसी सरकार की गलती थी पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से गलत है। और अगर कानून बना है तो वो स्टेट को, राज्य को मानना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर उनको लगता है गैर संवैधानिक है, हम भी मानते हैं गैर संवैधानिक है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेट को आग के हवाले कर दोगे और लोगों का वहां पे पलायन होगा, लोगों की हत्याएं होंगी। इसके हम विरोध करते हैं और सरकार को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नागरिक, वो धर्म को इसमें उलझाते हैं लोग, लेकिन धर्म की बात नहीं है, ये हमारे देश की नागरिक है। जो भी जिसके साथ भी अन्याय होता है उसको कानून में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भाजपा के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप बंगाल के बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें 9 फोटो लगे हुए हैं। उसमें कह रहे हैं कि ये मुर्शिदाबाद जल रहा है और ये बंगाल जल रहा है, जबकि उसमें से 7 फोटो जो है वो बंगाल के है ही नहीं, वो पूरे दूसरे राज्यों के हैं। तो भाजपा से मैं कहना चाहूंगा, कम से कम ऐसे माहौल में तो फेक न्यूज न चलाएं। आपके नेता फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुके हैं, आपका ट्विटर हैंडल फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुका है। कम से कम आप अपील करिए, जो गलत कर रहा है कि आप ना करें, और सरकार जो है, कानून का राज है, कानून का कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, अच्छी बात, मैं सहमत हूं आपकी बात से। डॉक्टर धनुज कुमार, जावेद भाई जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी या उनके प्रवक्ता ने इतना स्टैंड तो लिया, क्योंकि आज ही तेजस्वी की मुलाकात होती है बिहार के लिए सीट बंटवारे को लेकर, और वहां पर आप देखिए कि बिहार में उनकी पार्टी यानी आरजेडी का स्टैंड क्या है इस पूरे वक्त कानून को लेकर। लेकिन जावेद भाई कहते हैं कि अगर उसमें कुछ गैर संवैधानिक लगता है तो उसके लिए हमारे पास कोर्ट है, आप सर्वोच्च अदालत जाइए। कांग्रेस पार्टी गई है, बहुत सारे और भी लोग गए हैं संगठन के तौर पर। लेकिन बंगाल में जो हो रहा, क्या वाकई फिर से वही दौर हम देखेंगे जो इसके पहले के चुनाव के दौर में हमने देखा था और कई लोगों की जान गई थी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, धनुष भाई बोलिए। अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। थोड़ा सा आवाज बढ़ा देते क्योंकि आवाज कुछ कम आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज बढ़ा है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप बोले। जी, आपको नमस्कार। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, जाना माना पैनलिस्ट हैं, बहुत दिनों के बाद बैठे हैं इंदिक जी के साथ और अंसारी जी के साथ। और आज जो मुद्दा है वो बहुत ही क्या कहते हैं, संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। नाकाम हुई सरकार अपनों की चाह, नाकाम हुई सरकार। बंगाल के
संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। नाकाम हुई सरकार अपनों की चाह में, सरकार के चहेते नहीं बारूद बिछा दिया धनो सरकार की राह में। सरकार के चहेते नहीं बारूद बिछा दिया धनो सरकार की राह में। देखिए सवाल क्या उठता है कि जो 1954 में बना हुआ वक्फ बोर्ड आज 32 राज्य में बोर्ड है, एक सेंट्रल बोर्ड है। नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको पावरफुल कर दिया। इसका काम क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब ये होता अल्लाह के नाम। जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भी संपत्ति दान करते हैं, उनकी रख रखाव करना वक्फ बोर्ड का काम है। तो तमाम जमीन जो है, जमीन और संपत्ति अल्लाह के नाम होता है, किसी के नाम नहीं होता। यहां से समझना पड़ेगा। और आके 1995 में उसको पावरफुल बनाया गया, जबकि जो 1954 में गठन हुआ उसको पावर दिया नरसिम्हा राव सरकार ने। इसका काम है जैसे कब्रिस्तान है उनकी देखभाल करना, लेकिन कब्रिस्तान के आगे पीछे जो जमीन है उसको भी वो मतलब अपना जमीन बता देते। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मुर्शिदाबाद में। सवाल यह उठता है, बहुत ही संवेदनशील सवाल है कि जुम्मा का नमाज मुस्लिम भाई हमारे पढ़ते हैं, हमारे जावेद भाई साहब पढ़ते हैं इकट्ठा होकर। वहां से नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह का इबादत करने के बाद ये लोग शैतान क्यों हो जाते? ये लोग मुसलमान ही क्यों नहीं रहते? नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से जब निकलते ही ये लोग बिल्कुल शैतानी आकार में क्यों आ जाते हैं? क्यों दंगा फसाद, क्यों आगजनी? मान लीजिए बंगाल जो है, बंगाल में मान लीजिए सरकार की तो किरकिरी हुई, क्योंकि वहां देखिए लॉ एंड ऑर्डर जावेद समीम है, लॉ एंड ऑर्डर में वो भी एक मुसलमान है। जावेद समीम जानते क्या बयान दिया कि पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाया, हो सकता बीएसएफ ने चलाया, सबके टारगेट में केंद्र सरकार है। अरे आप यह देखिए जितना नुकसान हुआ है वो बंगाल का नुकसान हुआ, बंगाल के तरक्की का नुकसान हुआ। वहाँ के हिंदू मुस्लिम 80 की सारी वहां रहते, वहाँ एक जाति में रहते, उनका नुकसान हुआ। गाड़ी को जला दिया, घर को लूट लिया, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फेल है। वो जो जावेद समीम है उसको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक पद पर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी है और उसका यह बयान आता है कि पुलिस ने, जबकि पुलिस ही घायल हुए हैं, 3 लोग मर गए हैं, और उसके बाद भी वो बयान दे रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाया, हो सकता है कि बीएसएफ ने गोली चलाया। ये संवैधानिक पद पर रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले लोग इस तरह के जब बयान देते हैं तो वो बयान घातक होते हैं। तो इतने घातक होते हैं कि उसका खामियाजा आज जो है वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप यह मत देखिए, जैसा भी हमारे अंसारी साहब से पूछे तो ये चले गए मणिपुर चले गए, इसको बंगाल में रहना चाहिए था, ये चले गए मणिपुर और बंगाल का मुद्दा अलग है। इनको अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वो डिबेट है बंगाल कि बंगाल में ऐसा क्यों हुआ। इतना मजबूत सरकार जो ममता बनर्जी कहती है बहुत मजबूत और कई साल की मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ, हर बात से बंगाल क्यों जल जाता है? यह देखने वाली बात, सोचने वाली बात है। और जो इनसे हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं वक्फ बोर्ड से, क्योंकि मुसलमान ही दान करते, कोई हिंदू दान करने नहीं जाते। सवाल यह उठता है कि कौन से मुस्लिम की जमीन हड़प लेते हैं, वो कौन से मुस्लिम को जो है उससे भी बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि कौन से मुस्लिम नहीं, क्या वो गरीब मुसलमान जिसके हित की बात खुद अंसारी साहब करते हैं या सोचते हैं, या फिर तमाम उनके समुदाय के लोग, प्रतिनिधि या वक्फ से जुड़े लोग सोचते हैं, क्या उनको उसका लाभ मिल पाता है? वो चंद चुनिंदा लोग हैं जो उनका लाभ ले रहे हैं। और तमाम जो शिकायतें हैं वक्फ के पास, उसी समाज के लोगों की शिकायतें हैं। उन तमाम चीजों पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ, उसके बाद जेपीसी बैठती है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, सबसे लंबा प्रोसेस, रिकॉर्ड बना, और फिर लंबी चर्चा भी हुई, देर रात तक। आप देखिए कि दोनों सदनों में चर्चा होती है, और फिर वहां से कोई कानून की शक्ल में आता है कानून, और उसे राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। लेकिन फिर भी विकल्प है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं। लेकिन जलने और जलाने की बात क्या? आप कह रहे हैं कि वो मणिपुर क्यों चले गए? देखिए, जब चर्चाएं होती हैं तो लोग दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं, वो तो सिर्फ मणिपुर तक गए। बहरहाल कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। जावेद जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह फेल्योर है बंगाल सरकार का, लेकिन वहीं से सवाल भी है कि कुछ फेल्योर क्या केंद्र का भी है? क्या आप लोगों से, क्योंकि ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि असल में बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ रहा है, बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इसे प्लान किया था, तो ये प्लानिंग भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों से बच के रह गई। और फिर योगी जी कह रहे हैं कि जो भाषा समझता है उसी में समझाएंगे। देखिए अतुल जी, बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है
तभी से बंगाल इतना डिस्टर्ब हो चुका है, खास करके वहाँ हिंदू समुदाय के लिए तो रहना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। हर दम कोई भी छोटे से छोटा चुनाव हो, बंगाल में सबसे पहले हिंदुओं को वहाँ अटैक होता है। दुर्गा पूजा बंगाल की सबसे एक माना हुआ त्योहार था, जिसको दुर्गा पूजा अब तो देश में सभी जगह मनाने लगे, मगर दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है वो बंगाल से ही शुरू हुआ था और सबसे भव्य होता था। आज कहाँ वो फेस्टिवल, जब तक उसका सरकार आई उसने खत्म कर दिया, उसको उसका नामो निशान खत्म कर दिया। क्योंकि आप भगवती दुर्गा का जुलूस, काली माता का जुलूस आप निकाल नहीं सकते, निकालोगे तो आपके ऊपर पथराव हो जाएगा। राम नवमी के बाद अगर आपने जुलूस निकाल लिया तो आपका पथराव हो जाएगा। तो मुर्शिदाबाद की बात हो रही थी, मुर्शिदाबाद में एक समय वो था जब हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ 62% थी और आज और मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ मात्र जो है ना 15 से 15% थी। आज मुसलमान वहाँ 62 से ज्यादा पहुंच गया और हिंदू 15 से नीचे आ गया। तो ये कहाँ गए थे हिंदू, ये मुद्दा को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ थोड़ी सी मैं ये जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार संयम बहुत ज्यादा बरत रही है। नहीं, किस कांग्रेस शासन काल में अगर थोड़ा भी स्टेट में कहीं कुछ होता था कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, मगर केंद्र बंगाल जलने के बार बार बंगाल जल रहा है, मगर केंद्र ने अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। मगर मैं यही कहूंगा अपनी पार्टी को, अपने वरिष्ठ नेताओं को कि अब बंगाल बहुत चल चुका, बंगाल की जनता को आपने बहुत नजरअंदाज कर दिया। अब आप राष्ट्रपति शासन ही एक वहां चारा है, नहीं तो वहां का हिंदू धीरे धीरे बंगाल से खत्म होता जा रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां जिस तरह की ममता बनर्जी ने अपना एक भू रचना रची है, वहां बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब बता के अपना वोट बैंक बना लिया है। और हिंदू अगर उन्हें वोट नहीं देता तो उसके साथ उसके गांव के गांव जलाए जाते हैं, उनकी महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार होते। कोई नया काम नहीं, तो रोज हो रहा है, वहां रोज मीडिया दिखा रही है। मगर ये दोगले जो हिंदू है ना, जो सेक्युलरिस्ट बन के बैठे हैं, ये उन्हीं की तारीफ करेंगे। इनको शर्म नहीं आती है कि तुम हिंदू कुल में पैदा हुए हो तो कम से कम अपनी बहन बेटियों के, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो उनके साथ खड़े तो हो, मगर नहीं, दोगलापन तो बड़ा है, वो कहा जाएगा, बात तो दोगलापन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी एक विडंबना है हिंदुस्तान के साथ। वाकई ये विडंबना है कि जब अपने अंदर ही कुछ खोट हो तो फिर बाकियों को तो मौका मिलना लाजमी है। बहरहाल जावेद अंसारी साहब, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया से सहमत था। आपने कहा कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना था, वो फेल हुए हैं। लेकिन सेंट्रल पर भी आपके सवाल है, वक्फ कानून को लेकर भी आप कहते हैं कि वो बना ठीक है, लेकिन उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस बंगाल में आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड आपके जरिए तो मैंने समझ लिया, लेकिन बाकी दलों की एक टिप्पणी तक नहीं आती है। वो मणिपुर की बात कर लेंगे, वो बाकी देश दुनिया की बात कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने 2 बयान दिए हैं। पहला कि उनके जो सांसद हैं उन्होंने मंदिर के नीचे कुछ और होने की बात कही है, वो कहते हैं मैंने सुना नहीं। पूरी दुनिया की बात वो सुन लेते हैं लेकिन वो उनको नहीं पता है। दूसरा कि उन्होंने योगी जी पर भी टिप्पणी की है, उनका ये कहना है कि असल में अब 0 होने वाले हैं, इसलिए अंडा और डंडा की बात कर रहे हैं। क्या ये बंटवारा है बयानों में? अपने अपने हिसाब से आरजेडी को बिहार में मैनेज करना है मुस्लिमों को तो अपने हिसाब से बयान देगी, बिहार कांग्रेस अपने हिसाब से देगी, सेंट्रल को अगर बात करें तो वहां पर जो है पार्टी अलग स्टैंड रखेगी। वहीं हाल समाजवादी पार्टी का है, वहीं हाल बीजेपी का हो रहा है। देखिए, कौन क्या बयान देता है वो पार्टी जिम्मेदार होती है। गठबंधन हमारा एक कॉमन एजेंडा, मिनिमम प्रोग्राम होता है कि हम स्कीम्स अपनी कैसे लागू करेंगे, घोषणा पत्र कैसे लागू करेंगे। लेकिन अलग पार्टियां हैं, विचारधारा भी कई बार अलग होती है, लेकिन गठबंधन होता है। वो क्या बयान देंगे उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन भदौरिया जी ने कई बातें कही, उसमें से एक मुख्य बातें निकल के आई कि परसेंटेज बता रहे थे मुसलमानों की और हिंदुओं की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी में कितने % हिंदू बेरोजगार हैं और मुसलमान कितने % है, इसका आंकड़ा दे दे। और महंगाई से जो हिंदू और मुसलमान परेशान है उसका आंकड़ा दे दे, कितने परेशान है महंगाई से जो आज देश में परेशान है। दूसरी, उन्होंने बलात्कार की बात की। अभी कासगंज में भाजपा का नेता के ऊपर आरोप लगाया कि उसने बलात्कार किया है। चिन्मयानंद का उदाहरण है। राम रहीम को, ये बाबा राम रहीम को 10 बार पैरोल दे चुके हैं, जो बलात्कार में सजा मिल चुकी है जिसको।
तो बलात्कार की अगर आप बात ना कहें तो बेहतर ही होगा। और दूसरी जगह भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में और महिलाओं के गले से चेन खींच रहे हैं, सोने की चेन खींच रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र है। और ये कभी बांग्लादेश लेके आते हैं, कभी अफगानिस्तान लेके आते हैं, कभी अखंड भारत लेके आते हैं। बॉर्डर 10 साल से आपके हाथ है, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? हमने कहा कि अगर बंगाल में गलत हुआ तो उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है। तो क्या ये मानेंगे कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है? वहां पे ये नहीं मानेंगे। वहां पे कौन जिम्मेदार है? स्टेट जिम्मेदार। मणिपुर भी तो भारत का हिस्सा है, मणिपुर भी तो महत्वपूर्ण राज्य है हमारे देश का। वहां 2 साल से दंगे हो रहे हैं। मैंने आपको आंकड़ा भी दिया, सरकारी आंकड़ा है, 300 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, 50,000 लोग कैंप में रह रहे हैं। लेकिन वहां पे इनका कुछ नहीं आता है, ना प्रधानमंत्री आज तक गए, ना एक बयान आया। और आप कह रहे हैं विपक्ष बयान नहीं दे रहा। तो प्रधानमंत्री जब हमारे देश का उस राज्य में नहीं गए, जो कि 1 महीने में 4 देश घूम के आते हैं, अपने राज्य में ही नहीं गए और वोट मांगने उस दिन चले जाते हैं। तो दंगा जो कर रहा है उससे सख्त सजा होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। और हाँ, आंदोलन करना, धरना देना यह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा का हम विरोध करते हैं। अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए। देखिए ये बहुत बैलेंस बात कही अंसारी साहब ने, बहुत बैलेंस बात कही है। इससे तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाऊंगा। कैप्टन साहब बताइए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और चूंकि अब केंद्र ने दखल दे दिया है, कंपनीज वहां पर भेज दी गई हैं, और उसके बाद हमने देखा भी कि कंपनी जाने के बाद किस तरीके के विजुअल वहां से आए लोगों में, उस समुदाय, हिंदू समुदाय के लोगों में थोड़ा सा एक जोश आया, या उनको लगा कि सहारा मिला है, वरना एक तरफा मामला था। लेकिन जिम्मेदारी अल्टीमेटली तो आपकी है ना। आप कब तक कहते रहेंगे कि विपक्ष नहीं कह रहा? आप समाजवादी पार्टी को घेरिए, कांग्रेस को घेरिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट किसी की है तो लॉ एंड ऑर्डर तो उनका होता है, हमारा थोड़ी होता है। जब उनको नहीं समझेगा हम संभाल लेंगे। आज ममता बनर्जी अगर इसकी बात है तो हम लोग बंगाल को संभाल लेते। मैं कह रहा हूँ आपसे अतुल जी कि एक बार हमारी सरकार बन जाने को बंगाल में, मुर्शिदाबाद तो क्या पूरा बंगाल को हम ऐसे चला देंगे कि आंदोलन जो जायज है, उसके अलावा जो होदंग होता है ना, पत्थरबाजी होती है ना, करके दिखा दे। अरे इससे ज्यादा तो यूपी में होता था, अब करके दिखा यूपी में पत्थरबाजी, दूसरे दिनों को काम दिया जाता है। तो समस्या वही है कि लातों के भूत बातों पे नहीं मानते, उनके लातों करते तभी मानते हैं। पत्थरबाजी वो वही कर पाते जहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है। भाजपा सरकार में ये करके दिखाते पत्थरबाजी, न इनको सीधा कर दिया जाए, सीधे जेल में डाला जाएगा। तो बात वो है कि ममता बनर्जी को ये पत्थरबाज सूट करते हैं। जैसे कांग्रेस के केंद्र में थी तो कश्मीर के जितने पत्थरबाज थे इनको सूट करते थे, और तो और आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी कराया करती थी कांग्रेस। क्या दुनिया ने देखा नहीं है? हम तो उसी आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। जब किसी टेररिस्ट सुने पता ही नाम आता है, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से गलत पोस्ट हो रही है। केंद्र का जब कश्मीर की सुन लेते हैं जावेद भाई, सुन लेते हैं। अब समय की थोड़ी पाबंदी है, उसके बाद मैं धनोज जी के पास जाऊंगा। जल्दी से कैप्टन साहब। देखिए, कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है। जब से कांग्रेस पार्टी देश आजाद हुआ है, जब से लेकर आज दिन तक कांग्रेस ने देश को तोड़ने की राजनीति करी है। जाति, धर्म, मजहब, पंथ में लोगों को बांटा है, सस्तीकरण की राजनीति करी है। आज जिस डॉक्यूमेंट को हमने जितने प्रोविजन बदले हैं, ये इन्हीं का दिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन अब एक बात तो मानेंगे, और खुद आपने भी कहा कि आपकी सरकार से आप भी चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आप खुद भी चाहते हैं कि जो बंगाल में हो रहा अब बहुत हो चुका, वो बंद होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगे या फिर उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। डॉक्टर धनोज कुमार, कैप्टन साहब का यह कहना है कि जब तक ममता रहेंगी बंगाल जलेगा, जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक यही कुछ होगा, तो आने का इंतजार करें। देखिए, ये उनका राजनीतिक बयान है। भाजपा को सरकार बनाने से कौन रोका? सरकार चाहे बीजेपी तो 356 लगा के गिरा दे सरकार। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो जस्टिस सोमेन सेन है, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इस तरह का वारदात द्वारा हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अतुल जी आप, क्योंकि जो हो रहा है ममता बनर्जी उसमें फेल्योर है, क्योंकि कहीं जाने गए। और दूसरी बात, स्वीटी थाना क्षेत्र में क्रूड बम मिला। ये ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उनके राज्य में लोग जो क्रूड बम कहां से ले आते हैं, क्यों इतना छूट दे रखे हैं, क्या वजह है, क्या मजबूरी है? तो कहीं ना मुझे लगता है, क्योंकि वो कई बार से मुख्यमंत्री है,
और अपने आप को चर्चित मुख्यमंत्री है और हमेशा वो टक्कर सीधे मोदी जी से लेती है। इसमें कोई बुराई नहीं, पूरा भारत इस बात को जानता है कि ममता बनर्जी एक तरफ राखी बांधती है और एक तरफ जो है शासन प्रशासन जो है मोदी जी से टक्कर लेते हैं। और आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा कि आरोप भी लगा था कि कोरोना काल में मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार का मुझे लगता है 2026 में इन दोनों में गहरी टक्कर होगी। और इन वारदात से जिस तरह से पलायन हो रहा है, 500-600 लोग हर जगह से जा रहे हैं, अब उसमें हिंदू भी जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, ये नहीं कहूँगा सिर्फ हिंदू जा रहा है। जो गरीब मुस्लिम है वो भी जान बचा के भाग रहे, क्योंकि वो जलेंगे नहीं ना आज में। वो वहां पर जो दंगा कह लीजिए इसको एक तरह से, जिस तरह क्रूड बम फेंका गया, 10 पुलिस घायल हो गया, ये सिटी थाना क्षेत्र का है। मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, 24 परगना में देख लीजिए, जितने हैं आप वहाँ का स्थिति देख लीजिए ना। और हाईकोर्ट की कितनी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है डॉक्टर कि अब जिस तरीके से केंद्र ने सक्रियता दिखाई है, पॉलिटिकल बयानबाजी, स्टंटबाजी ये तो चलती रहेगी अपने अपने सुविधा के हिसाब से, लेकिन मॉनिटरिंग ऊपर लेवल से हो रही है और कोर्ट की भी निगाह है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब एक्शन तगड़ा होगा, क्योंकि वहां के सरकार तो उन्हें शांति दूत के तौर पर उनसे अपील कर रही है। अब वो शांति दूत अगर क्रूड बम लेकर या फिर इस तरीके के हथियार लेकर वहां पर पहुंचे, या कोई टेरर कनेक्शन है या फिर किसी और देश का, बांग्लादेश का उसमें कोई कनेक्शन है, तो ये दोनों ही सरकारों को मिलकर देखना होगा। और खासतौर से अब सेंट्रल की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि ममता तो इस वक्त जो बंगाल में हो रहा है उसे शायद संभाल नहीं पाई है। बहरहाल माफी चाहूंगा, अब समय की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, जावेद भाई आपका और डॉक्टर धनुष कुमार आपका। तो मौजूदा दौर में बंगाल एक बार फिर से जल उठा है, इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके पहले जहां पर चुनाव है वहां पर उन मुद्दों को उठाया जा रहा है ताकि ये जोड़ा जा सके कि एक जगह पर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि असल में टारगेट हम हो रहे और सब में इसमें राजनीति हावी है। नमस्कार।